नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये एचपी बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर है 2024-25 के लिए, यानी जो मार्च 2025 में एग्जाम होंगे बोर्ड के 10th के, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसको ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसमें जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें 16 पार्ट है, इनको एमसीक्यू, इसमें एमसीक्यू दिए गए 16, उनको आपने सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल हुज कमेंट इज दिस। ये किसने बोला था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तब भी आप इसको कर पाओगे। तो इसका हो जाएगा एन फ्रैंक। यहाँ पे आई नहीं आएगा, ANNE ऐसी स्पेलिंग है इसमें चैप्टर में, ठीक है। एन फ्रैंक इसका आंसर हो जाएगा, जो इस चैप्टर के राइट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आप देख सकते हो बुक में ये चैप्टर, इन्होंने ये बात बोली थी। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2, हु वॉज भोलीज रियल नेम? भोली का रियल नेम क्या था? तो अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आप इजीली बता पाओगे, सुलेखा उसका नेम था। ऑप्शन नंबर 3 है, ही हैड नेवर नोन टू रिफ्यूज फूड, ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे ऑफ नाइट, हु इज ही मेंशन्ड हेयर? तो इसका हो जाएगा द ट्रिकी डॉग। जो डॉग था वो कभी भी, देखो यहाँ लिखा ही हैड नेवर नोन टू रिफ्यूज फूड, तो कभी भी वो फूड को इनकार नहीं करता था, बहुत खाता था। उसकी मालकिन उसको बहुत देती थी खाने को, जिस वजह से वो मोटा हो गया था। तो यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही है, उसका कुत्ते का नाम है ट्रिकी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु कलेक्टेड, नेक्स्ट है हु कलेक्टेड एंड सेंट मनी टू लेंचो? तो लेंचो को किसने मनी भेजी थी? तो ये भी अच्छा चैप्टर है, आपने पढ़ा होगा। तो इसका हो जाएगा पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट फायर एंड आइस रिप्रेजेंट? तो फायर और आइस क्या रिप्रेजेंट करती है? ये पोइम है एक, फायर एंड आइस। इसका हो जाएगा डिजायर एंड हेटर्ड। मतलब जो इसमें पोइट ने बोला है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, कि फायर जो है, ठीक है, डिजायर को फायर से कंपेयर किया है। मतलब जो हमारी डिजायर है वही आग का कारण बनेगी, और जो हमारी हेटर्ड है वही वो आइस की तरह है, ठीक है। तो इन्हीं से ही क्या होगा, डिजायर और हेट से ही क्या होगा, दुनिया का अंत होगा, ठीक है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड लोमोव थिंक ऑफ मैरिंग नतालिया स्टेपनोवा? तो इसमें देखो टी भी होना था, यहाँ पे टी भी होना था, तो यहाँ पे इन्होंने टी लिखा नहीं है, ठीक है, स्टेपनोवा है। तो जो लोमोव था वो नतालिया से शादी क्यों करना चाहता था, ठीक है। तो इसका आंसर है, लोमोव फाउंड नतालिया एज सुटेबल वाइफ फॉर हिम। ये हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाउ डिड थिंक टैंक वांट टू इन्वेड द अर्थ? यहाँ पे थिंक लिखा हुआ, एक्चुअली में थिंक है ये, ठीक है, तो इन्होंने गलत लिखा है, थिंक टैंक होगा ये। थिंक टैंक वांट टू इन्वेड द अर्थ। इन्वेड मतलब वो जो थिंक टैंक था वो अर्थ पे कब्जा क्यों करना चाहता था, आक्रमण क्यों करना चाहता था? तो इसमें देखो, ये थिंक टैंक है वो मंगल ग्रह वाले लोग हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमने अर्थ पर आक्रमण करना है। तो वो कब आक्रमण करना चाहते थे? वो बिफोर लंच, लंच से पहले, ठीक है। तो लेकिन वो आक्रमण कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने एक बुक देखी, उस बुक का नेम क्या था, मदर गूज। ये इसी बुक ने अर्थ को बचाया आक्रमण होने से, ठीक है। इस बुक का आपने नाम याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है उस बुक नेम क्या था। तो मदर गूस उसका नेम था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बिफोर लंच। नेक्स्ट है, डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स। डीएनए का काम क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा, हेरिडिटी। ये भी आपकी बुक से, चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ, साइंस की बुक से नहीं आया हुआ, ठीक है। तो हेरिडिटी जो होती है, आनुवांशिकता, मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें पेरेंट्स की कुछ आदतें आती है, शक्ल मिलती है कुछ, तो ये सब हेरिडिटी से होता है, मतलब डीएनए, ठीक है, डीएनए से हेरिडिटी होती है। तो आगे नेक्स्ट है 9th, ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेंस को समझना होगा कि टेंस कौन सा है। ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटर, इसमें आई हैव बीन है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। हैव बीन लगा है ना, देखो।
तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका, ही सेड दैट ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आपको रूल पता होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन आता है उसमें, ठीक है। ही हैड बीन अ ग्रेट मेंटर। नेक्स्ट है 10th, द गार्ड आस्क्ड हु आर यू। तो ये भी नरेशन ही है बेटा। तो देखिए इसमें द गार्ड आस्क्ड हु आर यू, इसका क्या होता है, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना पड़ता है। जैसे ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो देखो क्या आ जाएगा इसका, द गार्ड आस्क्ड हु ही वॉज। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, देखो ऐसा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है। तो आ रहा है ना, देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर क्या है, देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर। तो क्या आना था यहाँ पे, द गार्ड आस्क्ड हु ही वॉज, ठीक है। यू किस में चेंज होता, ही में, ठीक है। हु ही वॉज, तो ऐसा नहीं करना है कि हु वॉज ही कर दो आप, ये तो ऑप्शन नहीं है। पर क्योंकि आपको पता है जब इंटेरोगेटिव को चेंज करते हैं हम, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव, जब इंटेरोगेटिव जो चेंज होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव में जाएगा, ठीक है। तो हु ही वॉज आएगा, ना कि हु वॉज ही। तो ये वाला है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हु ही वॉज। नेक्स्ट है, ये है 11th, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो अब एक्टिव और पैसिव वॉइस है, देखिए इसमें लिखा है हिज अंकल ट्रीट्स हिम वेल। तो इसमें देखिए आपको पहले टेंस पहचानना पड़ेगा बेटा, चाहे नरेशन हो चाहे वॉइस हो। हिज अंकल ट्रीट्स हिम, तो ट्रीट के साथ एस लगा है, तो ये कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनेट है ये, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है ये। तो अब देखिए आगे ये किस में चेंज होता है, ये इसका रूल क्या, जब प्रेजेंट इंडेफिनेट तो चेंज होता है, इसका आपको रूल पता होना चाहिए। क्या आ जाता है, एक तो ऑब्जेक्ट आता है सबसे पहला। तो आपको पता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट बोलो आप, यहां से लेते ना हम, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और उसके बाद आ जाती है थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, मतलब सब ऑब्जेक्ट ना पहले आता है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलो तो आप चाहे इसको सब्जेक्ट बोलो, इसका नहीं है। देखो यहाँ पे हिज अंकल ट्रीट्स हिम वेल, तो इसका क्या आ जाएगा, देखो ऐसा नहीं करना है कि हिज अंकल ले लो आप पहले सब्जेक्ट में, ही वॉज, क्या आ जाएगा इसका, ही वॉज वेल ट्रीटेड बाय हिज अंकल। देखो ही लगेगा पहले, लेकिन ये यहाँ पे कौन सा हिज अंकल है, तो हिज अंकल है ना, देखो ही वॉज वेल, हिज अंकल ट्रीटेड हिम वेल। तो देखो हिम में ना, तो क्या पे ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बनना था, ये सब्जेक्ट बनना था, मतलब जब चेंज होगा ना, तो तब तो मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है पहले, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया ना एक्चुअली वहां पे, ये किस में, हिम थोड़ी लिखोगे आप, ही लिखोगे। तो अब देखो क्या बोला मैंने इसका रूल, ही, उसके बाद ही के साथ क्या लगता है, इज एम आर में से आएगा कोई, तो इज आएगा, ठीक है। ही इज वेल ट्रीटेड बाय हिज अंकल, तो क्या हो जाएगा इसका, ही इज वेल ट्रीटेड बाय हिज अंकल। आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसका सिंपल सा रूल है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे क्वेश्चन में हिम, तो ये बन गया ही इज वेल ट्रीटेड बाय हिज अंकल। ध्यान रखना आपने, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है तो बस यही रूल लेना था, लेकिन इसमें साथ में क्या लग जाना था, इज एम आर के बाद बीइंग लग जाना था, ठीक है। तो आप नरेशन को और चेंज ऑफ वॉइस को अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। तो आपको टेंस बताना पड़ेगा, आई सॉ हिम, ये कौन सा टेंस है, ये है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है आपको पता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होता है एक हिसाब से, बस आई एन जी नहीं लगता, तो थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इज एम आर वही है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह, टेंस की तरह, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है एक्चुअल में, पास्ट
कंटिन्यूस का रूल लग जाता है इसमें। तो क्या लगेगा इसका रूल, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। तो यहां पे देखो ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसा लिख लो लिविंग द हाउस, ये आप यहां पे ये मान लो ऑब्जेक्ट मान लो, ऑब्जेक्ट यहां पे यही रहेगा, हिम ही रहेगा बेटा। ठीक है, हिम, आई सॉ हिम। तो ये नहीं करना है लिविंग द हाउस ही वॉज सीन बाय मी। क्या आ जाएगा इसका, देखो सबसे पहले क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिम है ना, तो ये क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ही के बाद वॉज या वर, तो ही वॉज, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या है, सॉ की, सी सॉ, ये सेकंड फॉर्म ना, आई सॉ हिम, तभी तो बोला मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या आ जाएगा, ही वॉज सीन, सी की थर्ड फॉर्म क्या है, सेकंड है सॉ, थर्ड है सीन, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इसका, द चिल्ड्रन डैश इन द फील्ड। इसमें टेंस का यूज करके हमने देखा है हेल्पिंग वर्ब लगानी, इसमें हैज प्लेड आएगा, आर प्लेइंग आएगा, प्लेज आएगा, विल हैड प्लेड। देखो द चिल्ड्रन डैश इन द फील्ड नाउ, नाउ का मतलब है अभी, तो बच्चे अभी खेल रहे, ठीक है, फील्ड में। तो अब देखो अभी जो बात हो रही है इसमें क्या आता है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज होता है, देखो लगता है इसमें। ठीक है, तो आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है लास्ट में, हो रहा है, हो रही है, हो रहे हैं। ठीक है, तो जो काम अभी हो रहा है, तो अभी खेल रहे बच्चे। ठीक है, नाउ ना यहाँ पे लगाओ, देखो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, तो क्या आ जाएगा इसमें, आर प्लेइंग आ जाएगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग मी अप, इसका आ जाएगा इट हैज बीन। ठीक है, ऐसा करना है कि इज लिख दो आप, क्योंकि आपने टेंस पहचाना है ना। देखो सिंस लगाए तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो चौथा प्रेजेंट का जो चौथा पार्ट है, चौथा टेंस जो उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन, और उसमें सिंस और फॉर भी लगता है। देखो लगाना है आप सिंस मॉर्निंग, देखो आईएनजी भी लगता है। ठीक है, लगता है, देखो है ना, उसका आप रूल देख लीजिए ना, तो उसमें क्या लगता है, हैज बीन या हैव बीन, तो इट के साथ क्या लगता है, हैज बीन। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग मी अप, या ऐसा देख सकते हो आप कि ये काम सुबह से हो रहा है, मतलब सुबह की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा आएगा, यही आएगा, इट हैज बीन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सवी, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा ये, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट मॉडल वर्ब। तो डैश अवर किंग लिव लॉन्ग, तो मतलब आप इसमें मॉडल का यूज करना है, तो क्या आ जाएगा, मे अवर किंग लिव लॉन्ग। आप डिजायर शो कर रहे हो यहाँ पे या कुछ भी, या आपकी कोई होप है, तो इसके लिए मे का यूज किया जाता है। ठीक है, मे अवर किंग लिव लॉन्ग, ये तो बहुत सिंपल सा है, बहुत यूज होता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चूज द प्रॉपर नॉन फाइनाइट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस बुक इज वर्थ डैश, तो इसका हो जाएगा दिस बुक इज वर्थ रीडिंग। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट है, ये इससे एक क्वेश्चन आएगा, इसमें एक जेरेंड आता है और एक इन्फिनिटिव आता है। तो देखो इसमें एक देखो दिस बुक इज वर्थ के बाद दो ही चीजें आनी थी, या टू रीड। ठीक है, तो ये जो नॉन फाइनाइट का केस होता है ना, देखो वर्थ है यहाँ पे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद ये नॉन फाइनाइट का केस बनना था, तो इसमें वर्थ रीड नहीं आना था, वर्थ टू रीड या वर्थ रीडिंग। तो या तो वर्थ के बाद क्या आना था, टू रीड या रीडिंग, इनमें से आना था। तो ये डिसाइड होता है बेटा, इसके बेस पे डिसाइड होता है, जो वर्थ जो लिखा है यहाँ पे, इसके बेस पे डिसाइड होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ आईएनजी लगता है, जो वर्ब आती है, कईयों के साथ टू लगता है, मतलब कईयों के बाद टू आता है, पहले टू रीड या रीडिंग, इनमें से आना था एक। ठीक है,
तो ये जो फॉलो करता है जेरन को फॉलो करता है जेरन को, तो इसमें आना था रीडिंग, दिस बुक इज वर्थ रीड। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ एच टू आना था, ठीक है, टू लगता है टू रीड, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, किन के साथ आईएनजी लगता है, किन के साथ टू लगता है। तो ये मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सेक्शन 1 यानी ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो सेक्शन बी इसके बाद पैसेज है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। कोई डाउट है आपका तो जरूर पूछिए। थैंक यू।